हाँ, तो हमें बात करना है पांचवें चैप्टर के बारे में, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। तो ये 14वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की जो 14वीं शताब्दी से पहले घटित हो रही थी, लेकिन 14वीं शताब्दी का जो कालखंड आता है विश्व इतिहास में, वो एक परिवर्तन का कालखंड देखने को मिलता है। और साथ में ये भी देखने को मिलता है कि इस वक्त, इस समय जो बहुत सारी संस्कृतियां हैं, उसमें संस्कृति में बदलाव आ रहा था, और इसके साथ ही देखने को मिल रहा था कि नए नगर राज्य जो हैं वो अस्तित्व में आ रहे थे। तो हम इसे लाइन टू लाइन थोड़ा देखते जाएंगे और ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से जो परिवर्तन आ रहे थे, और जो मूलतः यूरोप के जो देश थे वहाँ पर नई संस्कृतियों का विकास हो रहा था, और कला और विद्या के नए केंद्र विकसित हो रहे थे। और साथ में जो प्राचीन दुनिया थी उससे एक आधुनिक विश्व का निर्माण किस प्रकार से होता है, इसके बारे में इस चैप्टर में हम पूरा जानेंगे। तो इतिहास को अगर हम जानने के लिए बैठते हैं तो हमारे पास सबसे पहली बात यही आती है कि इसके जानकारी के क्या स्रोत हैं, क्योंकि कोई भी इतिहास जो बनता है उसमें सबसे पहला मुख्य बात यही आता है कि वो किससे निर्मित हुआ है, जो इतिहासकार हैं उन्होंने किन स्रोतों का प्रयोग किया है और उस इतिहास की रचना करी है। क्योंकि कोई भी चीज़ बिना सोर्सेज के नहीं बन सकती है। अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक सोर्स है एनसीईआरटी, जिससे हम पढ़ रहे हैं और इन जानकारी को प्राप्त कर पा रहे हैं। उसी प्रकार 14वीं से जो 17वीं शताब्दी की बात है, उस कालखंड को जानने के लिए हमारे पास कुछ स्रोत होंगे जिससे हम जान पा रहे हैं कि उस समय, उस वक्त की स्थिति क्या थी और उस वक्त क्या चीज़ें चल रही थी। जैसा कि हम बात यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास जो यूरोपीय इतिहास की जानकारी के लिए कुछ स्रोत हैं, जिनमें पहला आता है दस्तावेज, मुद्रित पुस्तकें, चित्र, मूर्तियाँ, भवन, वस्त्र। ये सारे जो हैं ये दस्तावेज हैं हो गए, या फिर पुस्तक हो गए, या फिर चित्र हो गए, मूर्तियाँ हो गई। ये सारी चीज़ें हमें 14वीं शताब्दी के इतिहास को जानने में मदद करती हैं। और अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में भी ये सारी चीज़ें हो रखी थी, और ये सारी चीज़ें सोर्सेज के रूप में आम रूप से देखने को मिलती हैं। और ये चीज़ें ज़्यादातर म्यूज़ियम्स में आज भी संभाल कर रखी गई हैं। और ये यूरोप और अमेरिका के अभिलेखागार और कला चित्रशालाएं और संग्रहालयों में सुरक्षित रखी गई हैं। अगर हम देखें तो 19वीं शताब्दी में इतिहासकारों ने रेनेसा शब्द का प्रयोग किया है। रेनेसा का मतलब होता है पुनर्जन्म, यानी पुनर्जन्म। पहले इसका मतलब ये है कि जन्म तो हो चुका था एक संस्कृति का, लेकिन उसका दोबारा से जन्म होना, यानी जो पुरानी संस्कृति है उसका खत्म होना और उसके बाद दोबारा से वो जन्म ले रही है। यानी एक चीज़ का खत्म होना और उसका दोबारा से क्या लेना, जन्म लेना। जैसे हम बात करते हैं कि हमारा पुनर्जन्म हो रहा है, ठीक है, हम मर चुके हैं और उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, पुनर्जन्म हो रहा है। यानी कि हम एक नए रूप में जन्म ले रहे हैं, ठीक है। जैसे भगवान जो है वो नए रूपों में जन्म लेते हैं, तो हम कहते हैं कि पुनर्जन्म हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी रेनेसा का जो शाब्दिक अर्थ कहा गया है वो है पुनर्जन्म कहा गया है। और ये भी देखने को मिलता है कि हिंदी में इसका अर्थ जो होता है वो पुनर्जागरण होता है। पुनर्जागरण मतलब दोबारा से जगना, ठीक है। तो दोबारा से अब कैसे जग सकते हैं, तो कला और जो ये काल था, इस कालखंड में संस्कृतियों में परिवर्तन आया था। और संस्कृतियों में कैसे परिवर्तन आया था, तो नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना हो रही थी, और साथ में इतिहास को पढ़ने का एक नज़रिया चेंज हो रहा था। यानी इतिहास को जो हम पढ़ रहे हैं वो एक पढ़ने का एक नज़रिया चेंज हुआ। जो पहले इतिहासकार थे एक, जिनका नाम था जैकब बर्कहार्ट। जैकब बर्कहार्ट जो थे, उन्होंने विश्व जो इतिहास थे उस पर बहुत, इतिहास विषय पर बहुत ज़्यादा बल दिया था। और वो जो थे वो राके के विद्यार्थी थे। राके भी एक इतिहासकार हैं, ठीक है। रांके उनके ये विद्यार्थी थे। रांके ने उन्हें बताया था कि इतिहासकार जो होता है, जो हिस्टोरियंस होते हैं, उनका पहला जो उद्देश्य होता है वह राज्य और राजनीति के बारे में लिखे। यानी कि राज्य राज्य के बारे में लिखे और साथ में राजनीति के बारे में लिखे, इन दोनों बातों के बारे में लिखे। और साथ में उसके लिए वो किनका प्रयोग करेगा सोर्सेज के रूप में, तो सरकारी विभागों के कागजात, यानी सरकार के जो कागजात रखे रहते हैं जहाँ पर, उन चीज़ों का इस्तेमाल करके वो राज्य के बारे में बताएगा कि राज्य में क्या चल रहा है और वहाँ की राजनीति किस प्रकार से हो रही है, ठीक है। और परंतु जो ये बर्कहार्ट थे, बर्कहार्ट का ऐसा मानना था कि
जो सिर्फ राज्य और राजनीति के बारे में ही इतिहास नहीं है। सिर्फ इतिहास को सिर्फ राज्य और राजनीति के संदर्भ में ही नहीं पढ़कर इसको और विस्तृत अर्थों में समझना चाहिए। यानी इतिहास को अगर हमें जानना है तो सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं होना पड़ेगा, और संस्कृति से है इसका सरोकार। यानी संस्कृति के बारे में भी जानना पड़ेगा कि क्या क्या बदलाव आ रहा है। जैसे कि हमने मेसोपोटामिया के बारे में जाना, मेसोपोटामिया के बाद हमने दूसरी संस्कृति के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में जाना, रोमन साम्राज्य के बाद हमने 3 वर्गों के बारे में पढ़ा। तो ये सारी उस समय की संस्कृतियों के बारे में भी जानना इतिहास है। ठीक है, इतिहास में केवल हम राजनीति के बारे में नहीं जानेंगे कि इसका शासनकाल चला, उसका शासनकाल चला, फिर बाद में ये पादरियों का चला। ठीक है, तो सिर्फ इसको नहीं जानना है, हमें ये जानना है कि उस वक्त सांस्कृतिक बदलाव क्या क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक बुक है, बुक का नाम है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। यानी जो सिविलाइजेशन होता है इटली में, ठीक है, यानी पुनर्जागरण जो हो रहा है इटली में, उसके नाम की पुस्तक लिखी थी बर्कहार्ट ने। ठीक है, उन्होंने इसमें अपने पाठकों का ध्यान साहित्य में, वास्तुकला में और चित्रकला की ओर आकर्षित किया था, और बताया कि किस प्रकार से इटली में 14वीं से 17वीं शताब्दी तक जो नए नगर हैं उनका विकास हुआ, और नए नगर क्या आए, अस्तित्व में आए, और वहाँ पर एक नई संस्कृति पनप रही थी जिसे मानवतावाद के नाम से जानते हैं। यदि हम देखें तो 11th क्लास में हमारे पास स्ट्रीम चूज करने का ऑप्शन आता है, तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। लेकिन ये आर्ट्स नहीं है, अगर आप वहां जाके देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा ह्यूमैनिटीज। ठीक है, ह्यूमैनिटीज लिखा रहता है। ह्यूमैनिटीज का जो मतलब होता है वो मानवतावाद होता है। ठीक है, यानी मानवतावाद की पढ़ाई कराई जाती है आपको। ठीक है, जब हम बोलते हैं कि आर्ट्स, आर्ट्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मानवतावाद पढ़ रहे हैं। ठीक है, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं। तो कोई पूछे तो गर्व से बोले कि हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं, मानवतावाद पढ़ रहे हैं। यानी मानव के बारे में जान रहे हैं कि मानव का अस्तित्व, मानव का विकास, मानव कहाँ से उत्पन्न हुआ, साथ में वो उसका सोचने की क्षमता क्या है। यानी सभी लोगों की जो उत्पत्ति हुई है वो मानवतावाद से ही हुई है, और रेनेसा में भी मानवतावाद का जिक्र आता है। यानी इसी वक्त 14वीं शताब्दी में ही ये शब्द जो है वो उभर कर आता है, और इसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से जो मध्यकालीन मानव जो था वो एक नियंत्रित किया जाता था। किसके द्वारा किया जाता था? तो चर्च के द्वारा किया जाता था। परंतु जो आजकल के जो मानव हैं वो अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं, अपना निर्णय खुद ले सकते हैं और अपनी क्षमता को आगे बढ़ाने में समर्थ हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि किस प्रकार से रेनेसा के आने से क्या क्या बदलाव देखने को मिल रहे हैं, और ये 14वीं से 17वीं शताब्दी में कैसे नगरीय संस्कृति का विकास हुआ और नए नगर अस्तित्व में आए, और फिर जो इटली जैसे शहर थे वहाँ पर विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। और फिर ये देखने को मिलता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमें पता लगता है इस 14वीं से 17वीं शताब्दी के कालखंड का। फिर जैकब बर्कहार्ट के बारे में आता है जो एक इतिहासकार थे, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसा इन इटली। और फिर उसके बाद ये पता लगता है कि कैसे मानवतावादी संस्कृति के बारे में उसमें जिक्र किया गया बर्कहार्ट द्वारा, और फिर ये पता लगता है कि कैसे मानव ने अपने आप को बदला। ठीक है, और ये भी बताता है, अगर आप चैप्टर के शुरुआत में ही देखेंगे तो ये एक इंट्रोडक्शन पूरा दे देता है कि चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है हमें। ठीक है, तो चैप्टर के अंदर जितने भी बातें को पढ़ना है वो सारा इंट्रोडक्शन में मिल जाता है हमें। इसके बाद अब हमने यहाँ बात करा था इटली जैसे शहर के बारे में, इटली के बारे में, तो हम इटली के राज्यों के बारे में ही बात करेंगे कि कैसे इटली का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक विकास हो रहा था, और साथ में यहाँ पर नए नए सभ्यता का और साथ में नई संस्कृति का विकास हो रहा था। इसी के बारे में इसमें हम पढ़ेंगे अभी। तो इटली के नगरों का पुनरुत्थान, यानी इटली के जो नगर हैं वो दोबारा से कैसे विकसित होते हैं, उनका उत्थान कैसे होते हैं, वो उद्भव कैसे होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो पश्चिमी रोम साम्राज्य के पतन के बाद इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया। यानी जो पश्चिम के रोम साम्राज्य जो थे वो जब
खत्म होने लगे, तो वहीं से इटली का जो राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था वो भी खत्म होने लगा। और इस समय कोई भी एकीकृत सरकार नहीं थी जो रोम का पोप जो अपने राज्य में बेशक सार्वभौम था, समस्त यूरोपीय राजनीति में इतना मजबूत नहीं था। यानी जो रोम में जो पोप का शासन चला आ रहा था वो भी अब इतना मजबूत नहीं था कि वो पूरे इटली पर या फिर रोमन साम्राज्य पर कब्जा जमा सके। फिर यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि जो पश्चिमी यूरोप के जो क्षेत्र थे सामंती संबंधों के कारण नया रूप ले रहे थे और लातिनी चर्च के नेतृत्व में एकीकरण हो रहा था। इस समय पूर्वी यूरोप बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदल रहा था और उधर कुछ और पश्चिम में इस्लाम एक साझी सभ्यता का निर्माण कर रहा था। इटली एक कमजोर देश था और अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था, परंतु इन्हीं परिवर्तनों ने इतावली संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान करी। कि जो ये परिवर्तन हो रहे थे, परिवर्तन कौन कौन से, कि सामंतवादी संबंध विकसित हो रहे थे, सामंतवाद का एक नया रूप देखने को मिल रहा था, और साथ में जो लातिनी चर्च थे उनके नेतृत्व में ये सारे एक हो रहे थे। फिर यहाँ पे एक नया साम्राज्य आ रहा था शासन में, नया साम्राज्य जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था उसका उद्भव हो रहा था। फिर साथ में ये भी देखने को मिलता है कि इस्लाम की जो सभ्यता थी वो भी विकसित हो रही थी। और उसी वक्त जो इटली था वो बहुत ही कमजोर देश था जो कि अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। और इसी चीज ये जो परिवर्तन हो रहे हैं, जिसमें पहला परिवर्तन देखने को मिलता है कि सामंती संबंध आते हैं, ठीक है, एकीकरण होता है, बाइजेंटाइन साम्राज्य के शासन में बदलाव आता है और इस्लामी जो सभ्यता है उसका निर्माण होता है। और इटली जो है उसी वक्त कमज़ोर देश था, ठीक है, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ था। तो यही सारे परिवर्तन जो हैं इटली में क्या लेकर आते हैं, संस्कृति के पुनरुत्थान में सहायता प्रदान करते हैं, बदलाव लेकर आते हैं इटली में, ठीक है। और यहाँ ये भी देखने को मिलता है कि जो बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देश के बीच जो व्यापार बढ़ रहा था उसकी वजह से जो इटली जो था उसके जो बंदरगाह थे, जो जहाँ पे जहाज ठहरते हैं, वो जो थे वो भी दोबारा से जीवित होने लगे। यानी अगर व्यापार हो रहा है तो व्यापार होने से जो समुद्री जहाज अगर किसी साम्राज्य की सीमा के इर्द गिर्द ठहरेंगे तो वो दोबारा से चालू हो जाएगा। यही इटली के साथ हुआ कि जो ये सारे बदलाव हो रहे थे उसकी वजह से इटली जो है वो विकसित होने लगा, वो दोबारा से पुनर्जीवित हो गया। 12वीं शताब्दी में जो मंगोलों ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोपीय देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। इसमें इटली के नगरों में मुख्य भूमिका निभाई थी और अब वे अपने को एक शक्तिशाली साम्राज्य के अंग के रूप में नहीं देखते थे बल्कि स्वतंत्र नगर राज्य के समूह के रूप में मानते थे। नगरों में जो फ्लोरेंस और वेनिस गणराज्य थे और कई अन्य दरबारी नगर थे और जिनका शासन राजकुमार चलाते थे। इनमें सर्वाधिक जीवंत शहर में पहला जो था वो वेनिस और दूसरा जिनेवा था। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है यहाँ पर कि जो बाइजेंटाइन साम्राज्य था और इस्लामी देश थे इनके बीच व्यापार होते थे तो उससे इटली के बंदरगाह पुनर्जीवित हो गए। और ऐसे ही 12वीं शताब्दी में जब चीन के साथ व्यापार करते थे मंगोल तो वो रेशम मार्ग का प्रयोग करते थे, सिल्क रूट का, इसके बारे में भी जिक्र किया था, ठीक है। मंगोल वाले चैप्टर में सिल्क रूट का प्रयोग किया जाता था जिससे वो लोग व्यापार करते थे जिस रास्ते से, ठीक है। उसकी वजह से जो यूरोप के देश थे उसमें व्यापार को बढ़ावा मिलता है। और इसी समय इटली के राज्य भी जो हैं वो अपने आप को स्वतंत्र नगर समूह के रूप में देखने लगते हैं और जिसमें जो नगर आता है पहला फ्लोरेंस और दूसरा वेनिस आता है। ये गणराज्य थे और कई दरबारी नगर थे जिनका शासन जो है वो राजकुमार चला रहे थे, वहाँ पे राजकुमारों का शासन था। और एक दो जीवंत शहर भी हैं, यानी कि चलते फिरते नगर की तरह जहाँ पे सुचारू रूप से कामकाज चला करता था, जिसमें वेनिस आता है और एक जिनेवा आता है। वे यूरोप के अन्य क्षेत्रों से इस दृष्टि में अलग थे कि यहाँ पर धर्माधिकारियों और सामंत वर्ग राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही शक्तिशाली नहीं थे। नगर के धनी व्यापारी और महाजन नगर के शासन में सक्रिय रूप से भाग लेते थे। यानी कि वहाँ पर धर्म के लोगों का ज़्यादा प्रभुत्व नहीं था, मतलब ज़्यादा कब्जा नहीं था। वहाँ पर किसका कब्जा था? धनी व्यापारियों का था, महाजन का था,
ठीक है, वही लोग वहाँ पर शासन में सक्रिय भाग लेते थे, जिससे वहाँ के लोगों के भीतर नागरिकता की भावना पनपने लगी थी। ये नागरिकता का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी पढ़ लिया कि एक देश का नागरिक कौन होता है, ठीक है, ये पॉलिटिकल में हमने पढ़ लिया, राजनीतिक सिद्धांत में। और यहाँ तक कि जब इन नगरों का शासन सैनिक तानाशाहों के हाथ में रहा, तब भी इन नगरों के निवासी अपने को यहाँ का नागरिक कहने में बहुत ही गर्व करते थे। यानी जब यहाँ पर शासन सैनिक शासन हो गया, तानाशाही शासन हो गया, तब भी यहाँ के जो नागरिक थे, वो यहाँ के जो निवासी थे, वो अपने आप को नागरिक कहने में गर्व का अनुभव करते थे कि यहाँ पर तानाशाही शासन बेशक हो, लेकिन वो अपने आप को यहाँ का नागरिक कहलाना पसंद करते थे। तो यही दिखा रहा है कि किस प्रकार से एक नए नगर राज्य का विकास यहाँ से शुरू हो रहा था। और यहाँ पर एक नगर राज्य के बारे में एक और चीज़ बता रखी है, जो कि कोंतारिनी ने लिखी है अपनी एक ग्रंथ द कॉमनवेल्थ एंड द गवर्नमेंट ऑफ वेनिस। वेनिस के बारे में लिखा है, ठीक है। और ये जो वेनिस है, इसका दृश्य यहाँ पर दे रखा है, देखोगे तो ये बहुत खूबसूरत शहरों में से एक है, ठीक है। और यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से जो नगर हुआ करता था, वहाँ पर संपूर्ण जो नियंत्रण होता था वो परिषद के हाथ में होता था। जैसे सभाएं होती हैं, ठीक है, वैसे परिषद काउंसिल्स के हाथ में ये पूरा नियंत्रण होता था। और वहाँ जो काउंसिल जो थे, उसके अंदर जो सदस्य हुआ करते थे, वो 25 वर्ष की आयु वाले होते थे। 25 वर्ष से जिसकी आयु अधिक है, उनको वहाँ की सदस्यता मिल जाती है। लेकिन वहाँ पर सभी जो थे वो पुरुष होने चाहिए, ठीक है। ये नियम क्यों बनाए गए थे? तो नियम बनाने के पीछे ये रीज़न होता है, कोई भी नियम इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पर गड़बड़ी ना हो, या फिर गड़बड़ी की आशंका दिखती है तो नियम बनाकर उसे रोक दिया जाता है। स्कूल में भी नियम बन रखे हैं, रूल्स बन रखे हैं, रूल्स को रोक दिया जाता है, ठीक है। रूल्स तुम्हें एक लिमिट कर देते हैं, तुम्हारी बाउंड्री को सीमित कर देते हैं कि इतने में ही तुम्हें रहना है, इससे बाहर नहीं जाना है। तो यही रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं ताकि गड़बड़ियों की आशंका क्या हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। और रूल्स बनाने का अधिकार किसे देना चाहिए? जो ये नियम बना रहे हैं वो किसे देना चाहिए? तो ऐसे व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है जो क्या होता है, हमारा जो संपन्न होता है, योग्य होता है, ठीक है, कुशल होता है। उन्हीं को ये निर्णय लेने का अधिकार दिया जाता है कि आपको क्या रूल बनाना है। ये नहीं कि हम किसी को भी सौंप देते हैं, या अमीर को सौंप देते हैं, या गरीब को सौंप देते हैं, ऐसा नहीं। जो कुशल हो, योग्य हो, उसी को ये अधिकार दिया जाता है कि वो कानून बनाए, ठीक है। इसके बाद यहाँ देखने को मिलता है कि विश्वविद्यालय और मानवतावाद के बारे में, कि मानवतावाद की जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं अभी हम, उसका स्टार्टमेंट कहाँ से हुआ। विश्वविद्यालय में जब हम जाएंगे 12वीं के बाद, तो विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले यूरोप में कहाँ पर हुई, ये जानेंगे अभी हम, ठीक है। तो ये जानने से पहले हम यहाँ देख लेते हैं, एक फैक्ट है यहाँ पे, ये फैक्ट्स दे रखे हैं कुछ 14वीं से 15वीं शताब्दी के, कि जो पादुआ विश्वविद्यालय है इटली का, वहाँ पे मानवतावाद विषय जो पढ़ाया जाने लगा वो 1300 में पढ़ाया जाने लगा। और कुछ फैक्ट, जैसे हमने ये जाना है कि अमेरिका की खोज किसने करी सबसे पहले, तो कोलंबस ने करी थी, ठीक है। ऐसी भारत की खोज किसने करी, तो बताओ ये किसने करी भारत की खोज, ठीक है, पता है क्या? भारत की खोज किसने करी थी? वास्को डी गामा ने करी थी, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे और फैक्ट्स दे रखे हैं, इसे याद कर सकते हैं, ये आपके आंसर्स में थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं आंसर्स को, ठीक है। तो विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई वो इटली के शहर में स्थापित हुआ था। सबसे पहला जो विश्वविद्यालय था यूरोप का, वो इटली के शहर में स्थापित हुआ था, ठीक है। वास्को डी गामा जो आया था वो भी इसी काल में आया था, ठीक है, 14 हाँ। आगे अगर हम बात करें तो हमारा आता है 11वीं शताब्दी से जो है पादुआ और बोलोनिया विश्वविद्यालय विधि शास्त्र के अध्ययन केंद्र रहे, ठीक है, कि यहाँ पर विधि शास्त्र की पढ़ाई करवाई जाती थी। विधि शास्त्र का मतलब है कि कानून की पढ़ाई, ठीक है। कानून की पढ़ाई यहाँ पे जरूरी क्यों थी? क्योंकि यहाँ पर जो ज़्यादातर लोग जो थे वो व्यापार में लगे हुए थे और वाणिज्य संबंधी कार्य किया करते थे। इस वजह से यहाँ पर वकीलों की और नोटरी की, यानी कि जो लेखपाल होते हैं, ठीक है, अभिलेखपाल, यानी जो लेखा जोखा रखते हैं कि इतना विवरण यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सामान इतना आ रहा है, इन सब का जो हिसाब किताब रखते हैं, उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ गई थी। इस वजह से यहाँ पर वकालत की जो पढ़ाई है उसको ज़्यादा
महत्व दिया जाने लगा और कानून के अध्ययन में यह बदलाव भी आने लगा कि रोमन संस्कृति के संदर्भ में इसे पढ़ा जाने लगा और साथ में ये देखा जाने लगा कि पुराने काल से अभी में क्या क्या बदलाव आए इसको भी इसमें शामिल किया जाने लगा। ठीक है, और रोमन संदर्भ में इसे पढ़ाया जाता था क्योंकि जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वो इटली में ही हुई थी। ठीक है, और रोम इसका एक बहुत बड़ा पार्ट हुआ करता था। ठीक है, उससे सटा हुआ है। और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो हमारा देखने को मिलता है कि इसी वक्त शिक्षा में एक नया कार्यक्रम जोड़ा जाता है जिसका नाम था मानवतावाद, जिसे 19वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने नाम दिया है ये मानवतावाद। और ये जो मानवतावाद जो शब्द है ये जो 15वीं शताब्दी में है उन अध्यापकों के लिए प्रयुक्त होता था जो व्याकरण, अलंकार शास्त्र, कविता, इतिहास, नीति दर्शन वाले विषय पढ़ाते थे। यानी जो ये शब्द है मानवतावाद ये किसके लिए प्रयोग होता था 15वीं शताब्दी में? जो व्याकरण पढ़ाते थे, अलंकार शास्त्र पढ़ाते थे, कविता पढ़ाते थे, इतिहास पढ़ाते थे और साथ में नीति दर्शन भी पढ़ाया करते थे। ये विषय जो अध्यापक पढ़ाते थे उनके लिए मानवतावादी शब्द का प्रयोग होता था। ये शब्द जो है लातीनी भाषा लैटिन शब्द ह्यूमैनिटास से लिख रहा है। किससे निकला है? ह्यूमैनिटास, जिससे ह्यूमैनिटीज शब्द बना है। क्या बना है? ह्यूमैनिटीज। ठीक है, यह शब्द जिसे कई शताब्दियों पहले रोम के वकील और निबंधकार सिसरो ने, जो कि जूलियस सीजर का समकालीन था, ये जो था जूलियस सीजर का समकालीन था, संस्कृति के अर्थ में लिया था। यानी जो ये शब्द है ह्यूमैनिटीज उसका जो अर्थ है संस्कृति है। ठीक है, जूलियस सीजर का जो समकालीन था सिसरो, उसके अकॉर्डिंग, सिसरो के अकॉर्डिंग जो ये अर्थ है इसका क्या है? संस्कृति है ह्यूमैनिटीज का अर्थ। ठीक है, यानी आप लोग अगर हम सिसरो के अकॉर्डिंग बात करें तो कौन सा क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हैं, ह्यूमैनिटीज पढ़ रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इसमें बात करें तो ये विषय धार्मिक नहीं थे, धार्मिक विषयों के बारे में नहीं, बल्कि उस कौशल पर बल देते थे जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित करता है। यानी जो व्यक्ति चर्चा और वाद विवाद से विकसित कर रहा था इन चीज़ों को, वही ह्यूमैनिटीज था। ठीक है, जो चीज़ इस पर बल देती थी वही ह्यूमैनिटीज है। संस्कृति में धार्मिक नहीं बल्कि वाद विवाद वाले कौशल के पर बल दिया जाता था। ठीक है, अब यहीं से देखने को मिलता है कि विश्वविद्यालयों का ध्यान इसने आकर्षित किया नए नए विचारों ने। ठीक है, और इनमें से नया नया जो विश्वविद्यालय स्थापित हुआ वो फ्लोरेंस में था। कहाँ था? फ्लोरेंस में। ठीक है, जो पेट्रार्क का स्थायी निवास था। इन नगर ने 13वीं शताब्दी के अंत तक व्यापार या शिक्षा के क्षेत्र में कोई विशेष तरक्की नहीं की थी और पर 15वीं शताब्दी में सब कुछ पूरी तरह बदल गया। यानी इसने अगर हम बात करें 13वीं शताब्दी में कोई ज़्यादा तरक्की नहीं हुई इसमें, बल्कि 15वीं शताब्दी में इसने पूरी तरीके से अपने आप को बदल दिया। 13वीं शताब्दी के पश्चात ही 14वीं शताब्दी से हम बात कर रहे हैं, 14वीं से 17वीं शताब्दी के बारे में, तो 14वीं से 17वीं शताब्दी में ही सारे बदलाव हो रहे हैं। और 15वीं शताब्दी में आते आते जो शिक्षा का क्षेत्र था उसमें बहुत बड़ी तरक्की देखने को मिली। और यहाँ पर देखने को मिलता है फ्लोरेंस की प्रसिद्धि में दो बड़े लोगों का हाथ देखने को मिलता है। एक व्यक्ति थे दाते अलगिहरी और एक थे तुम्हारे जोटो। एक जोटो और एक दाते अलगिहरी। ये जो व्यक्ति है दाते अलगिहरी, ये धार्मिक संप्रदाय विषय से संबंधित नहीं थे, बल्कि उन्होंने अपनी कलम धार्मिक विषयों पर चलाई थी। यानी ये जो लिखते थे वो धर्म के बारे में लिखते थे। और जोटो जो थे वो जीते जागते रूप चित्र बनाया करते थे। यानी ये जो बनाते थे ये रूप चित्र बनाते थे। ठीक है, और ऐसा लगता था कि ये जो ऐसे कलाकार थे जो जान डाल देते थे चित्र में। ठीक है, और ये देखने को मिलता है कि यहीं से एक शब्द का जिक्र आता है जिसे रेनेसा व्यक्ति कहा जाता था। ठीक है, रेनेसा व्यक्ति का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जो अनेक हुनर में महारत हो जिसे। ठीक है, यानी एक ही व्यक्ति जो मल्टी टैलेंटेड हो, उसी के लिए रेनेसा व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे उदाहरण के लिए एक ही व्यक्ति क्या है? विद्वान है, कूटनीतिक है और धर्मशास्त्री है या फिर कलाकार है। यानी एक ही व्यक्ति जो है वो अलग अलग जब विषय में महारत हासिल कर लेता है तो उसी व्यक्ति को क्या कहते हैं? रेनेसा व्यक्ति कहते हैं। ठीक है,